हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी PYQ एंड दिस इज सत्यम परमार। फ्रेंड्स, जो अपना सेशन चल रहा था ज्योग्राफी से संबंधित 10,000 प्लस क्वेश्चन कराने का, जिसमें कि ज्योग्राफी से संबंधित जो भी आपके PYQs हुए हैं उन सभी को डिस्कस कराएंगे और उसके बाद में आपको MCQs जितने भी बन पड़ेंगे उन सभी MCQs को भी यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा। तो अभी तक इसमें हमने TGT के 20 साल के पेपर कंप्लीट कर लिए हैं और PGT के भी पेपर जो हैं 20 साल के पेपर कंप्लीट होने वाले हैं। आज अपन इसमें देखेंगे यूपी PGT 2004 का पेपर, इसको सॉल्व करेंगे जो कि आपका बिल्कुल डिटेल में रहेगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर ज़रूर करें। चलिए सेशन शुरू करते हैं अपना आज का। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, प्राथमिक भूकंपीय तरंगों की गति होती है, गति कितनी होती है? 20 से 14 किलोमीटर, 8 से 14 किलोमीटर, 4 से 8 किलोमीटर या फिर 3 से 4 किलोमीटर। तो जो प्राथमिक भूकंपीय तरंगें होती हैं ये इनकी गति जो होती है ये कितनी होती है? 8 से 14 किलोमीटर के बीच में होती है। और ये प्राथमिक तरंगें, इनको क्या कहा जाता है? पी तरंगें भी इनको कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्राथमिक भूकंपीय तरंगों की गति कितनी होती है? 8 से 14 किलोमीटर की गति यहाँ पे बताई गई है। तो 8 से 14 किलोमीटर की गति होती है और सिस्मोग्राफ स्टेशन पर सबसे पहले ये पहुँचती हैं और विभिन्न घनत्व वाले क्षेत्रों में इनकी गति भिन्न भिन्न होती है। यानी कि ये क्या है, ये वाली जो तरंगें हैं पी तरंगें ठोस में भी चल सकती हैं, द्रव में भी एवं गैस में भी, तीनों में ही प्रवाहित होती हैं। और ये तरंगें ध्वनि की तरंगों के समान होती हैं। यानी कि ध्वनि की तरंगें कैसी होती हैं? इस तरीके से कंपन करते हुए चलती हैं। इस तरीके से ये जो पी तरंगें होती हैं वो भी कंपन करते हुए चलती हैं, जो कि इनकी गति क्या होती है? सबसे अधिक होती है। अतः ये क्या है, सबसे पहले धरातल पर पहुंचती हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? प्राथमिक तरंगें बोला जाता है। यानी कि इनकी तरंगें क्या है, सबसे पहले धरातल पर पहुंचेंगी। जब भूकंप आने को होता है तो सबसे पहले जो तरंगें पहुंचती हैं धरातल पर वो आपकी पी तरंगें होती हैं। पी के बाद में कौन सी तरंगें होती हैं? जो आपकी एस तरंगें होती हैं वो धरातल पर पहुंचती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, रिंग ऑफ फायर किस महासागरीय पेटी से संबंधित है? तो जो आपका रिंग ऑफ फायर है यानी कि अग्निवलय मेखला, ये आपकी प्रशांत महासागरीय पेटी में बनती है। बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। रिंग ऑफ फायर परिप्रशांत महासागरीय पेटी से संबंधित है। इसे प्रशांत महासागर का अग्निवलय कहा जाता है। क्या है यहाँ पे, अगर आप उसमें मैप में देखोगे और ये रिंग ऑफ फायर डाल करके आप मैप देखोगे तो उसमें क्या है, यहाँ पे एक तरीके की ऐसे आग, यहाँ पे क्या है, आग के इस तरीके से बने हुए दिखेंगे। इतनी यहाँ पे ज्वालामुखी आती हैं कि पूरी तरीके से लगता है कि आग का एक वलय बन गया है, गोला बन गया है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रशांत महासागर का अग्निवलय कहा जाता है। यह ज्वालामुखी एवं भूकंप से संबंधित होता है। विश्व के ज्वालामुखी का लगभग 2/3 भाग, यानी कि जो टोटल विश्व में जितने भी ज्वालामुखी आते हैं उनका 2/3 भाग कहाँ पे आता है? प्रशांत महासागर में आता है, उनके दोनों तटीय भागों में आता है। द्वीपीय चाप तथा समुद्री द्वीपों के सहारे ये पाए जाते हैं। इस मेखला में जापान का प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत माउंट फ्यूजियामा, फिलीपींस का माउंट ताल एवं माउंट मेयान, ये दोनों फिलीपींस के हो जाएंगे। पिनाटुबो, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका, उसका माउंट शास्ता, रेनियर, हुड एवं दक्षिण अमेरिका का चिम्बाराजो, ये सभी किसमें आते हैं? प्रशांत महासागर के जो अग्निवलय बनी हुई है रिंग ऑफ फायर उसी के ज्वालामुखी पर्वत हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग पृथ्वी के केंद्र भाग कोर इससे गुजरती है? यानी कौन सी तरंग होगी आपकी? पी तरंगे, एस तरंगे, PS या फिर SL। जो आपकी पी तरंगे होती हैं ये कहाँ से, जो पृथ्वी है आपकी इसके बिल्कुल कोर क्षेत्र से निकलती हैं। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और पी तरंगे, एस तरंगे क्या होती हैं? पी तरंगे, इनको क्या है, प्राथमिक तरंगे या फिर अनुदैर्ध्य तरंगे भी इनको कहा जाता है। और इनको कंप्रेशनल वेव भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करती हैं तरंगे, ये दबाव बनाती हुई चलती हैं। ठीक है, दबाव बनाती हुई चलती हैं। और इनका अगर पथ पूछा जाए, गति पूछी जाए, तो गति होती है इनकी 8 किलोमीटर पर सेकंड इनकी गति होती है। लेकिन जैसे ये आगे बढ़ती जाती हैं, ज़्यादा चट्टानों से इनके घनत्व ज़्यादा होता जाता है, तो इनकी जो गति हाईएस्ट हो जाती है वो 8 से 14 किलोमीटर की गति इन पर हो जाती है। ठीक है, और ये क्या करती हैं, सबसे पहले ही धरातल पर पहुंचती हैं। और एस तरंगे क्या होती हैं? जो पी तरंगे होती हैं वो ठोस, गैस और तरल तीनों माध्यम से होकर के गुजर सकती हैं।
जो पी तरंगें होती हैं वो तीनों माध्यम से होकर के, ठोस तरल गैस तीनों से होकर के गुजरती हैं। तो ये हो जाएंगी आपकी पी तरंगें। एस तरंगें इनको कहा जाता है अनुप्रस्थ तरंगें या फिर द्वितीयक तरंगें भी इनको कहा जाता है। और इनकी जो गति होती है 4 किलोमीटर पर सेकंड इनकी गति होती है। और ये कहाँ से, सिर्फ ये ठोस माध्यम से होकर के गुजरती है, ना कि तीनों माध्यम से होकर के, तरल गैस से होकर के। जो एस तरंगें है और उसके बाद में आती हैं आपकी एल वेव्स, यानी कि एल तरंगें या फिर इनको सरफेस वेव्स भी कहा जाता है या फिर लॉन्ग वेव भी कहा जाता है, या फिर इनको HD लव ने इनका खोज की थी तो इसलिए इनको लव वेव्स कहते हैं। ये जो तरंगें हैं इनकी स्पीड कम होती है, गति कम होती है, 3 किलोमीटर पर सेकंड इनकी गति होती है। और ये ठोस, तरल और गैस तीनों के माध्यम से होकर के निकल सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका, लिफ्ट घाटी किसका परिणाम है, बलन का, भ्रंशन का, समबलन का या फिर नापे का। तो जो बलन होते हैं उसमें आपके फोल्ड्स इस तरीके से पड़ते हैं। समबलन क्या होता है, एक के ऊपर एक में बलन पड़ते जाते हैं तो ये आपका समबलन हो जाता है। और नापे इसके ऊपर में क्या है, टूट के गिरता है तो ये होता है आपका नापे। भ्रंशन के कारण जो बनती है आपकी लिफ्ट घाटी बनती है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन। जो लिफ्ट घाटी किसके कारण बनती है, भ्रंशन क्रिया के कारण में ये बनती है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेंगे। लिफ्ट घाटी भ्रंशन का परिणाम होता है जब दो समानांतर भ्रंशों का मध्यवर्ती भाग नीचे धंस जाए, यानी कि ये कोई पार्ट है और ये कोई पार्ट है और इसके बीच का भाग क्या है, नीचे धंस गया। तो ये जो आपका स्थान बना और इसमें जो भी घाटी बनी उसको कहा जाएगा क्या, भ्रंश घाटी इसको कहा जाएगा। ठीक है, उसे द्रोणी या फिर वंश घाटी कहते हैं। जर्मन भाषा में इसे ग्रावेन कहा जाता है। ग्रावेन, भ्रंश, द्रोणी ये सभी क्या होता है, एक ही होता है, तो इनमें आप कन्फ्यूजन ना हो। सर्वप्रथम ग्रेगरी नामक भूगर्भ शास्त्री ने पूर्वी अफ्रीका में महान भ्रंश घाटी को देखकर भ्रंश घाटी शब्द का प्रयोग किया था। इस भ्रंश घाटी में अफ्रीका की झीलें हैं जैसे कि न्यासा है, रुडोल्फ है, टंगानिका है, ये सब कहाँ से होकर के बहती हैं, ये आपकी सभी जो नदी हैं ये भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जोते हुए खेतों में मूसलाधार वर्षा द्वारा किए गए अपर्दन की क्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जलीय क्रिया, अपघर्षण, सन्निघर्षण, संचारण। तो जलीय क्रिया इसका आंसर सही हो जाएगा। अपघर्षण क्या होता है, जो अपघर्षण होता है कई जैसे प्रक्रम होते हैं, चाहे आपका वायु हो, चाहे आपका जल हो या फिर कोई अन्य प्रक्रम। इसके कारण क्या है, कंकड़, पत्थर, बालू ये सभी क्या है आगे बढ़ते हैं और इनके संपर्क में जो भी चट्टानें आती हैं उनका क्षरण होता जाता है, हल्का हल्का उनका टूटना हो जाता है और उनके कारण वो चट्टानें वहीं पे गिर जाती हैं। तो इसको बोला जाता है क्या, कोरेशन या फिर अपघर्षण। सन्निघर्षण क्या होता है, सन्निघर्षण ये होता है कुछ कोई भी प्रक्रम आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे आपका हिमालय प्रक्रम हो, चाहे आपका जलीय प्रक्रम हो या फिर वायु वाला प्रक्रम हो, कोई भी प्रक्रम से जब उसके साथ में बहने वाले पदार्थ होते हैं, यानी पदार्थ उसके साथ में चल रहे हैं तो उनके आपस में क्या होते हैं, वो टकराते जाते हैं। टकरा टकरा कर क्या होता है, वो छोटे हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं और गोल हो जाते हैं, जो भी वहाँ पे पत्थर कंकड़ जो भी मिलते हैं उनको। तो ये जो क्रिया कहलाती है आपकी सन्निघर्षण की क्रिया कहलाती है। संचारण जो होता है आपका कोरेशन, ये होता है क्या होता है, जो घुलनशील चट्टानें होती हैं जैसे कि डोलोमाइट हो गई, चूना पत्थर हो गया, इन सब का क्या है, जल में ये चट्टानें घुल जाती हैं और जो सेल होता है, जिस सेल पर ये चट्टानें चिपकी होती हैं, जो भी डोलोमाइट और चूना पत्थर है, ये आपका एक पत्थर हो गया, इस पर क्या है, डोलोमाइट, चूना पत्थर इस तरीके से चिपका हुआ है। अब ये क्या हुआ, इसके संपर्क में आया, किसके में, चाहे तो ये वायु के संपर्क में आया, चाहे ये जल के संपर्क में आया, और जल के संपर्क में आकर के क्या है, ये डोलोमाइट एवं जो चूना था ये घुल गया। घुलने के बाद में ये जो सेल था, पत्थर था, एक मिनट, आज कुछ ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है फ्रेंड्स। चलिए संचारण के बारे में समझ लेते हैं अपन कि संचारण क्या होता है। तो संचारण अपने समझा कि जो सेल होता है, सेल पर आपका कोई भी घुलनशील चट्टान जैसे पदार्थ चिपके हुए हैं, डोलोमाइट है, चूना पदार्थ है, इन सब क्या है, किसी के संपर्क में आके, कोई भी प्रक्रम है आपका जैसे जल के संपर्क में ये आए तो इनसे ये घुल करके पानी में, जल में मिल गए और ये जो सेल था आपका, चट्टान थी, ये बिल्कुल सिंगल बच गई, सेपरेट बच गई। तो ये जो क्रिया हुई, ये कौन सी क्रिया होती है आपकी, संचारण की क्रिया होती है। ठीक है,
और इसमें जो जुते हुए खेतों के बारे में पूछा था कि मूसलाधार वर्षा द्वारा किए गए अपरदन की क्रिया को कहा जाता है। तो जो मूसलाधार वर्षा होगी उसको कहा जाएगा जलीय क्रिया। ठीक है, सिंपल है आपका हाइड्रोलिक एक्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक ऐसी जल प्रवाह प्रणाली जिसका निर्माण ऐसे क्षेत्र में हुआ हो जहाँ पर क्रमानुसार मुलायम तथा कठोर चट्टानें व्यवस्थित हों। सरिताओं का प्रभाव मुलायम चट्टानों के साथ साथ में पाया जाता हो। इस प्रकार जो प्रवाह प्रणाली है उसको कहा जाता है, क्या कहा जाएगा इसको, अरीय जल प्रवाह प्रणाली, द्रुमाकृतिक, जालीनुमा या फिर वलयाकार। तो इस तरीके की जो आपकी है यहाँ पर बोला गया है कि एक तरफ क्या है कठोर चट्टान है, एक तरफ आपकी मुलायम चट्टानें हो जाएंगी। तो इनमें क्या है, जब सरिताएँ आएंगी पानी की सरिताएँ, तो उसमें उसके साथ में जो मुलायम चट्टानें होंगी वो पानी के साथ में हो जाएंगी और कठोर चट्टानें वहीं की वहीं पर व्यवस्थित रह जाएंगी। तो ये जो आपकी आकृति बनेगी वलयाकार बनेगी। डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं इसमें। वलयाकार जल प्रवाह प्रणाली उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पर जैसे गुंबद है, कोई भी गुंबद मान लीजिए इस तरीके का, या फिर पठार प्लेटू कुछ भी मान लीजिए, इनसे जब नदियाँ इस तरीके से निकलती हैं तो ये जो आपकी गुंबद है इन पर नदियाँ उनकी परिक्रमा करते हुए प्रवाहित होती हैं। और यदि गुंबदनुमा पर्वत कठोर है, मुलायम चट्टानों का बना हुआ है, तब सरिताएँ मुलायम चट्टानों को काटकर उसमें प्रवाहित होने लगेंगी और सरिताओं का संचरण गुंबद के चारों तरफ पर्दी के आकार में होगा, जिसे वलयाकार जल प्रवाह प्रणाली कह सकते हैं। तो इसमें जो आपका ये गुंबद हो जाएगा। गुंबद में क्या है, इसमें कठोर एवं मुलायम चट्टानें दोनों बनी हुई हैं, लेकिन कठोर चट्टानों को पानी जो नहीं काट पाएगा, नदियाँ नहीं काट पाएंगी, लेकिन मुलायम चट्टानों को अपने साथ में बहा करके ले जा सकती हैं। तो आपकी जो इस तरीके की यहाँ पे चट्टानें बन जाएंगी, तो इसको क्या कहा गया था, जिसमें वलयाकार जल प्रवाह प्रणाली आपकी बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, निम्नांकित स्तर रूपों में कौन उत्पत्ति में बहुचक्रीय है। कौन बनेगा, ये आपकी सर्क, अधकर्तित विसर्प, नदी विसर्प या फिर गोखुर झील। तो ये जो आपकी अधकर्तित विसर्प है ये क्या है, बहुचक्रीय उत्पत्ति है। सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। जीर्णावस्था में नदी कम गति तथा कम ढाल के कारण सीधे मार्ग से न प्रवाहित होकर कई मोड़ों का निर्माण करती है। ये नदी के इन मोड़ों को विसर्प कहते हैं, यानी कि जब नदी है जीर्णावस्था में अपनी पहुंच गई तो ये क्या है, लहराती बलखाती नागिन की तरह ये चलती है। तो जब चलती है तो ये आपके मोड़ पड़ गए, मोड़ पड़ गए तो इनको नाम दे दिया गया। नाम क्या दे दिया गया, इनको विसर्प नाम दे दिया गया। ठीक है, प्रथम चक्र में नदी चौड़े विसर्पों का निर्माण करती है, यानी कि जो पहला चक्र चलता है नदी का उसमें जो विसर्प बनते हैं वो चौड़े बनते हैं। ठीक है, चौड़े बनते हैं। अब इसके बाद में यदि इस अवस्था में उस स्थल का उत्थान हो जाए तो नदी में नवोन्मेष हो जाता है, यानी कि अभी क्या है, नदी अपनी लहराती बलखाती हुई विसर्प बनाती हुई चल रही है। अब किसी कारणवश ये जो स्थल है इसका उत्थान हो गया, तो अब ये क्या है, नदी है ऊंचाई पर पहुंच गई। ऊंचाई पर पहुंच गई तो ये दोबारा से क्या है, अपने उसी रूप में आ जाएगी जिस रूप में ये पहले थी। पहले होने पर ये उसी रूप में पहुंच गई। अब उसने वही अपने प्रौढ़ावस्था, जीर्णावस्था ये सब शुरू कर दिया, एवं उसके कारण जिसके कारण वो पुराने चौड़े विसर्प के अंदर निम्न कटाव के द्वारा दूसरे गहरे सकरे विसर्प का निर्माण करती है। अब क्या वो द्वारा से विसर्प बनाएगी, तो वो क्या बनाएगी, सकरा बनाएगी। अब उसमें इतना पानी नहीं है जितना पहले था, पहले वाली नदी में ज़्यादा था, लेकिन अब की बार में कम है क्योंकि वो विसर्प से नदी बनी हुई है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, उसका पानी इतना ज़्यादा नहीं रहेगा तो वो कटाव ज़्यादा करती जाएगी, उसका विसर्प संकरा होगा और इसे अधकर्तित विसर्प कहते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो संकरा विसर्प बनेगा आपका इस तरीके का, इसको क्या बोला गया था, अधकर्तित विसर्प बोला गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कोष्टा नदी अपरदन की किस अवस्था का भूरूप है, युवावस्था का, प्रेमावस्था का या फिर वृद्धावस्था का। तो जो कोष्टा बनता है ये आपका युवावस्था में बनता है। कोष्टा बनता कैसे है, तो ये जो कोष्टा होता है इसमें क्या है, मुलायम और कठोर चट्टानों का कारण होता है। मुलायम और कठोर चट्टान कैसे है, एक तरफ आपकी कठोर चट्टान होगी, दूसरी आपकी मुलायम चट्टानें हो गई, फिर आपकी कठोर चट्टानें हो गई, फिर आपकी मुलायम चट्टानें हो गई। तो जो मुलायम चट्टानें हैं उनका अपरदन होता जाता है, तीव्र गति से उनका बहाव कटाव होता जाता है, और जो कठोर शैल हैं वो बची रह जाती हैं, जिसके कारण के कोष्टा का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से वायु द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक भूस्थल रूप को अभिज्ञापित कीजिए। भूस्थल रूप कौन सा हो जाएगा वायु के द्वारा, ते फल शिला बनता है, यानी कि ड्राई कंट्री,
स्टोन लेटिस बनता है, प्लाया बनता है या फिर जूजेन बनता है। तो जो वायु है, वायु के द्वारा निक्षेपात्मक पूछा गया है, तो ये आपका प्लाया हो जाएगा। प्लाया कैसी हो जाएगी? निक्षेपात्मक स्थलाकृति है। जबकि आप ट्राइकांटर को देखेंगे, स्टोन ल्यूटिस को देखेंगे या फिर जूजेन को देखेंगे तो ये आपकी अपरदनात्मक स्थल रूप हो जाएंगे। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए इसकी। प्लाया पवन की निक्षेपात्मक क्रिया द्वारा निर्मित स्थल रूप होता है, जबकि जूजेन है, यार्डंग है, ड्राइकांटर है, स्टोन है, लेटिस है, ये सब पवन के अपरदनात्मक स्थल रूप हो जाएंगे। रेगिस्तानी भागों में पर्वतों से घिरी बेसिन को बाल्सन कहा जाता है। यानी कि जो कोई बेसिन है पर्वतों से घिरी हुई है, इसको क्या कहा जाता है? बाल्सन। चारों तरफ से छोटी छोटी नदियाँ मिलकर बाल्सन में जाती हैं और कुछ रास्ते में सूख जाती हैं। जल सूखते ही ये झीलें समाप्त हो जाती हैं, जिसके कारण बाल्सन की तली सिल्ट एवं नमक के निक्षेप से ऊंची हो जाती है। यानी कि नदियाँ वहाँ तक नहीं पहुँच रही हैं, लेकिन वहाँ पे पहले नदियाँ पहुँची हुई थी कभी किसी टाइम में, तो उसके कारण जो नदियाँ हैं, वो जो बाल्सन था उसमें सिल्ट जमा हो गया, नमक जमा हो गया और उसके कारण वो ऊंची हो गई। तो इसी को जो नाम दिया गया वो प्लाया कहा गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से समुद्री जल द्वारा अपरदित भूरूप को छांटिए। समुद्र जल के द्वारा जो बनता है, अपरदन के द्वारा इसमें पूछा गया है। हुक होगा, ऑफशोर बेंचेज होगा, लेगून्स बनेंगे या फिर लूप्ड बार बनेंगे। तो जो आपके ऑफशोर बेंचेज हैं, अपतटीय सोपान है, ये अपरदन के द्वारा बनेंगे। बाकी के आपके जो हुक बनेंगे, लेगून्स बनेंगे, लूप्ड बार बनेंगे, ये सब निक्षेपों के द्वारा बनेंगे। ठीक है, चलिए व्याख्या देख लीजिए। अपतटीय सोपान यानी कि ऑफशोर बेंचेज का निर्माण समुद्री जल के अपरदन के द्वारा होता है। ठीक है, शेष तीनों का निर्माण समुद्री जल के निक्षेपण के द्वारा होता है। सागरी जल की अपरदन क्रिया के फलस्वरूप सागरी क्लिप बनते हैं। अपरदन से जो भी क्रियाएं बनती हैं, यानी कि सागर के साथ में जो जल अपने साथ में कुछ भी मेटल मलबा जो होता है उसको बहा करके ले जाता है और उसके कारण जो स्थलाकृतियाँ बची कुची बनती हैं उनको बताया गया है यहाँ पे। तो उसके बाद फलस्वरूप बनती है क्लिफ बन जाएंगे, सागरी गुफा बन जाएगी, बात छिद्र बन जाएंगे, समुद्री मेहराब बन जाते हैं, स्टेक बनते हैं, सागरी स्तंभ बन जाएंगे, तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म, ये सब कैसे बनेंगे? अपरदन के कारण बनेंगे। और अगर निक्षेप में पूछा जाए तो आप निक्षेप में बना सकते हैं। पुलिन ये जो बनते हैं ये आपके समुद्रीय निक्षेपात्मक स्थलाकृति है। रोधिका बनते हैं, स्पिट बनते हैं, हुक है, लूप है, टोम्बोलो, ये सभी जो स्थलाकृतियाँ हैं वो सागरी निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों के अंतर्गत ही आती हैं। चलिए व्याख्या और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। निम्नलिखित में से कौन सा रूप हिमानीकृत भूरूप नहीं है? हिमानीकृत भूरूप इसमें कौन सा नहीं है? भेड़पीत शिला, गुलास्मी मृत्तिका, हिमबिदर या फिर ग्रीसरंग। तो जो आपका हिमबिदर है ये आपका हिमानीकृत भूरूप नहीं है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। भेड़पीट शिला यानी कि गुलास्मी मृत्तिका ग्रीसरंग हिमानीकृत भूरूप है, जबकि हिमबिदर हिमानी के ऊपरी हिस्से में आने वाली दरारें हैं। बिदर का मतलब क्या होता है? बिदर का मतलब ही दरार होता है। ये आपके कोई हिमानी है इस तरीके से और यहाँ पे बीच में एक दरार बन गई है, इसी को नाम दिया जाता है हिमबदर या फिर दरारें, इसको नाम दिया जाता है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, इनको देख लीजिए। पर्वतीय हिमनद या फिर घाटी हिमनद के अपरदनात्मक स्थल रूपों में यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, सर्क, हिमगहर, टर्न अरेत, तीक्ष्ण कटक, हॉर्न, ग्रीसरंग, न्यूनाटक, सुरंगपुच्छ, भेड़पीट सिल, रॉस मोटाने, हिमसोपान, फ्योर तट, ये सब महत्वपूर्ण है। ये किसमें आते हैं? पर्वतीय हिमनद या फिर घाटी अपरदन हिमनद के अपरदन के द्वारा जो स्थल रूप बनते हैं उसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हिमनद के जो परिवहन के द्वारा स्थलाकृति बनती हैं, परिवहन एवं निक्षेपण के द्वारा, तो वो हो जाएंगे आपके हिमड्रिप्त, हिमोड़, टिल, हिमानी जमाव, ड्रुमलिन, ये सब कैसे बनते हैं? हिमनद के परिवहन एवं निक्षेपण के द्वारा स्थलाकृति बनती हैं। हिमानी जलोढ़ निक्षेप के द्वारा एस्कर बनता है, केम बनता है, केटिल बनता है, हमक बनता है, हिमनद अवक्षेप, ये सभी किसके द्वारा बनते हैं? हिमानी जलोढ़ निक्षेप के द्वारा। तो ये सभी आप जो भी स्थलाकृतियाँ बनती हैं किसके कारण बनती हैं और किस तरीके से बनती हैं, तीनों को ही आप याद रखेंगे क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपका ज़रूर पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका दिया गया है, इनको सीक्वेंस में लगाना है। अधोमंडल, अधोमंडल आपका जो क्षोभ मंडल होता है या फिर इसको परिवर्तन मंडल, तीनों में से कुछ भी नाम दिए जा सकते हैं। चाहे तो आप इसको अधोमंडल कह लीजिए, चाहे आप इसको क्षोभ मंडल या फिर समताप मंडल
परिवर्तन मंडल। ठीक है, उसके बाद में आपका समताप मंडल दिया है, उसके बाद में आयन मंडल दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आयन मंडल की जगह पे मध्य मंडल देता तो बिल्कुल सही हो जाता। और उसके बाद में आपका ओजोन मंडल दिया गया है, जबकि ओजोन मंडल कहाँ पे पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। समताप मंडल मध्य स्तर दे दिया गया इसके साथ में, ओजोन मंडल इसके बाद में दिया गया है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अधोमंडल के बाद में आपका मध्यम स्तर यानी कि विक्षोभ सीमा, और उसके बाद में आपका समताप मंडल, उसके बाद में ओजोन मंडल दिया गया है। तो आपका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मध्य स्तर विक्षोभ सीमा है ये जो क्षोभ सीमा है उसकी बात कर रहा है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्यातप को समय कितना लगता है? आप देखेंगे जो सूर्य से सूर्यातप आता है, धूप जो आती है सूर्यातप पृथ्वी तक, उसको आने में टोटल जो समय लगता है पृथ्वी में 8 मिनट लगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 8 मिनट तो ऑप्शन ही नहीं दिया गया, तो अपन क्या करेंगे, उसके पास का ऑप्शन लगाएंगे। पास का ऑप्शन कितना हो जाएगा, 9 मिनट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सूर्य सौरमंडल का केंद्र होता है, ऊर्जा का यह स्रोत होता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड लगते हैं, लगभग 500 सेकंड का इसमें समय लगता है। सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कटिबंध सर्वाधिक मात्रा में सूर्यातप प्राप्त करता है? सबसे ज़्यादा कौन सा कटिबंध करेगा? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता होगा उष्ण कटिबंध, इसका नाम ही इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पे गर्मी रहती है, ऊष्मा अधिक मिलती है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है उष्ण कटिबंध। और इसमें जो सूर्यातप आता है सबसे ज़्यादा ये सूर्यातप प्राप्त करता है, क्योंकि ये विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो क्षेत्र होता है वो आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। यानी कि ये आपकी पृथ्वी हो गई, ये आपकी विषुवत रेखा हो गई जो कि 0 डिग्री अक्षांश में हो जाएगा, और ये आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ में आपकी कर्क रेखा हो गई, 23.5 डिग्री साउथ में आपकी मकर रेखा हो गई, और इसके बीच का जो भाग हो गया इसको बोला जाता है आपका क्या, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, सूर्य का ताप सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भूगोल में संभववाद पॉसिबल है जिनकी विचारधारा का जन्म एवं विकास किस देश में हुआ था? तो जो फ्रांस है, फ्रांस में संभववाद का जन्म हुआ था। जो आपका संभववाद शब्द है ये लुसियन फेब्रे ने दिया हुआ है। ठीक है, अगर शब्द पूछा जाए तो आप लुसियन फेब्रे बताएंगे, लेकिन इसका जो विकास किया था फ्रांस में, इसको आगे बहुत बढ़ाया था, इसकी विचारधारा को बढ़ाया था, वो बढ़ाया था बायडल डी ला ब्लॉस ने। तो अगर पूछा जाए कि संभववाद का विकास किसने किया था, तो ये बायडल डी ला ब्लॉस ने किया था। इसको संभववाद के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। जो आपके बायडल डी ला ब्लॉस हैं, इसको किसके अंतर्गत जाना जाता है, संभववाद के अंतर्गत। यानी कि उन्होंने बोला था कि मानव एवं एनवायरनमेंट यानी जो पर्यावरण है उनके संबंध कैसे हैं, अंतर किया है, इंटरेक्शन में चलता है। इंटरेक्शन कैसे चलता है, जो मानव होगा वो पॉसिबल है उसके लिए कुछ भी चेंज करना, यानी कि वो पर्यावरण में चेंज कर सकता है अगर पॉसिबल है, उसमें पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। और जो एनवायरनमेंट होते हैं वो लोग बोलते हैं कि एनवायरनमेंट ही सब कुछ है, वही दाता है, वही सब कुछ है, आप मानव उसका स्वामी है, मानव कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जो बायडल डी ला ब्लॉस थे उन्होंने कहा था कि मानव एवं पर्यावरण संबंध यानी कि अंतःक्रिया की व्याख्या में मानव प्रयत्न यानी कि मानव अपने प्रयत्न के द्वारा अपने जो भी कार्य करेगा, अपने संघर्ष के द्वारा क्रियाओं को अधिक महत्व देती है। संभववाद की विचारधारा का सिद्धांत यह है कि वातावरण के द्वारा कुछ संभावनाएं प्रस्तुत की जाती हैं, यानी कि जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, इसके द्वारा कुछ संभावनाएं दी जाती हैं मानव को। मानव अपनी काट छाट के द्वारा उनका उपयोग अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है, यानी कि मानव उसमें परिवर्तन कर सकता है। उनको जो पसंद नहीं आ रहा है इन्वायरमेंट का, जो इन्वायरमेंट ने दिया हुआ है हमको, वो मानव को नहीं पसंद आ रहा है, तो उसमें क्या है, वो परिवर्तन करके अपनी इच्छा के अनुसार उनका उपयोग कर सकता है। और इस विचारधारा के प्रवर्तक रहे थे फ्रांस के बायडल डी ला ब्लॉस रहे थे, तथा समर्थकों में से फेब्रे है, ब्रून्स है, डिमांजिया, ईसाबुमैन, कार्ल सावर, ये सब किससे संबंधित हो जाएंगे आपके, ये सब संभववाद से ही ये सभी संबंधित हैं। और जो संभववाद शब्द है लुसियन फेब्रे ने दिया हुआ है, तो शब्द आप याद रखेंगे, लुसियन फेब्रे का नाम आएगा। अगर इसका संस्थापक पूछा जाए, विकास पूछा जाए, तो यहाँ पे आप नाम रखेंगे
बाइडल डीला ब्लॉस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भूगोल पृथ्वी तल के विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ क्रमबद्ध एवं तर्क संगत विवरण एवं विवेचन करता है। ये परिभाषा किसने दी है? कार्ल रिटर ने, अल्फ्रेड हेटनर ने, रिचर्ड हॉटसन ने या फिर पीटर हैगेट ने। तो ये जो परिभाषा दी हुई है रिचर्ड हॉटसन ने दी हुई है। जो परिभाषा है आप उनके लिए एक काम करेंगे कि अपना एक छोटे से 4-5 पेज बनाएंगे और उनमें जो भी परिभाषाएं इतने एग्जाम्स में जो भी हम सॉल्व करा रहे हैं उनमें पूछी गई हैं, इनको आप अपने एक पेज पर लिख लेंगे और इन्हीं को आप बार बार रिवीजन करते जाएंगे। तो जो अगर आपकी पूछी जानी होंगी इनमें से ही पूछी जाएंगी, लेकिन अगर आप पूरी जो परिभाषा है उनको याद करने बैठेंगे तो आपको पूरा टाइम उसी में चला जाएगा। तो आप ऐसा ना करें, जितनी भी बुक्स में परिभाषा लिखी है उन सभी को याद करने मत बैठ जाइएगा। जो आपके पेपर में पूछी गई हैं और जो रिपीट हो रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको आप याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए, इसमें आपका पहला है कार्ल सावर का पूछा गया है। कार्ल सावर ने जो शब्द दिया था लैंडस्केप से संबंधित थे कार्ल सावर। अल्फ्रेड हेटनर, ये अल्फ्रेड हेटनर संबंधित है आपके कोरोलॉजिकल साइंस से। पीटर हैगेट ये संबंधित हैं आपके अवस्थितिक विश्लेषण से। एवं जो विलियम मॉरिस डेविस हैं इन्होंने दिया था अपवर्तन चक्र की या फिर साइकिल ऑफ इरोजन दिया था इन्होंने। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बाइडल डीला ब्लॉस को किस नाम से जाना जाता है? तो जो बाइडल डीला ब्लॉस हैं उनको मानव भूगोल के संस्थापक के रूप में जाना जाता है और वो भी कहाँ के हैं? ये फ्रांस के हैं। ठीक है, और अभी अपने फ्रांस के जो बाइडल डीला ब्लॉस हैं इनके बारे में जाना हुआ है कि इनको संभववाद का संस्थापक या फिर विचारधारा का जन्मदाता कहा जाता है। और बाकी के इन ब्लॉस को आधुनिक फ्रांसीसी मानव भूगोल का संस्थापक माना जाता है। इनकी पुस्तक, इनके मूल सिद्धांत जो हैं वो प्रकाशित हुए थे इनके मरने के बाद में, यानी कि मृत्यु के बाद में इनकी जो पुस्तक है उसका प्रकाशन हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे। भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी तल पर भौतिक एवं मानवीय संबंधों का अध्ययन करना है। यह कथन मूलतः निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? हम्बोल्ट का, डेविस का, स्मिथ का या फिर ब्लॉस का? तो जो भूगोल का उद्देश्य है पृथ्वी तल पर भौतिक और मानवीय संबंधों का अध्ययन करना है, ये किसने कहा हुआ है? हम्बोल्ट ने कहा है ये। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। कथन के लिए, परिभाषाओं के लिए आपको फिर से बोल रही हूँ कि आप अपना एक पेज जरूर बनाएं। उस पेज में जो भी इतनी परिभाषाएं पूछी गई हैं, कथन पूछे गए, उनको आप लिख लें और उनको आप बार बार रिवीजन करते रहें। तो आपका क्या होगा? टाइम बच जाएगा, सभी जो भी परिभाषाएं उनको याद करने से भी बच जाओगे आप लोग। और इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है हम्बोल्ट की कॉस्मोस, जो कि 5 खंडों में प्रकाशित हुई थी। हम्बोल्ट ने पृथ्वी को जैविक एवं अविभाज्य इकाई माना हुआ है। नेक्स्ट है आपका मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के मध्य छोटे पिंडों को कहा जाता है अवान्तर ग्रह, निम्न ग्रह। आगे ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। जो मंगल और बृहस्पति के बीच में ग्रह हैं उनको एस्टेरॉइड्स कहा जाता है, अवान्तर ग्रह। हिंदी में देखिए आपको नाम नहीं सुना होगा ये, लेकिन इंग्लिश में आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा, एस्टेरॉइड्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए।